ड्रामा की शुरुआत रॉयल एकेडमी से होती है। रियोमिन सियोक अपना रिजल्ट देखकर ना खुश है क्योंकि वो सेकंड आया था। हर बार की तरह इस बार भी जू सियोंग ने टॉप किया है। सारे स्टूडेंट उससे नफरत करते थे क्योंकि वो एक बड़े बिजनेसमैन की नाजायज औलाद थी और मिन सियोक यहाँ का अगला राजा। प्रिंसिपल जू सियोंग को टॉप करने के लिए रॉयल बाउल गिफ्ट करते हैं जिसे वो डस्टबिन में फेंक देती है। अब कई साल गुजर चुके हैं। जू सियोंग अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। वो केसल ब्यूटी नाम की कंपनी चलाती है। जू सियोंग अपने एम्प्लॉइज पर चिल्ला रही है क्योंकि उसके भाई ताइजू ने उनसे अच्छी सेल की थी। वो कहती है चाहे हमें लॉस ही क्यों ना हो पर मीडिया के सामने हमारी कंपनी नंबर 1 दिखनी चाहिए। सारी दुकानों से सामान खरीद लो, सब जगह केसल ब्यूटी के प्रोडक्ट सोल्ड आउट होने चाहिए। सेल्स मैनेजर बताता है कि इससे तो उनकी कंपनी को बहुत लॉस होगा और जू सियोंग को पैसों से ज्यादा दिखावा करना पसंद है। वो लॉस उठाने के लिए तैयार है। अचानक सबके फोन बजना शुरू हो जाते हैं। असिस्टेंट आकर बताती है कि जू सियोंग को रॉयल पार्टी का इनविटेशन आया था। आज छोटे प्रिंस का बर्थडे है। यह सुनकर उसे एक आइडिया आता है। वो टीम को रेडी रहने का ऑर्डर देती है। आगे महल को दिखाया जाता है जहाँ पर मीडिया वाले इकट्ठा थे। वो लोग राजकुमार का वेट कर रहे हैं। तभी महल में एक लग्जरी कार की एंट्री होती है। सब लोग गाड़ी पर फोकस करने लगते हैं। उसमें से जू सियोंग उतरती है। कुछ ही पलों में उसका एंट्री वाला वीडियो वायरल हो जाता है। जू सियोंग की टीम वाले मौके का फायदा उठाकर उसके कपड़ों का एड चलाना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में सारा सामान बिक जाता है। पार्टी में कुछ औरतें जू सियोंग की पीठ पीछे बुराई कर रही थी। एक औरत तो उसे साइको बोलती है। ये सुनकर जू सियोंग गुस्से में गिलास तोड़ देती है जिसे देखकर वो औरत डरकर वहाँ से भाग जाती है। पार्टी से निकलते वक्त जू सियोंग का भाई ताइजू से रोक लेता है। दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। ताइजू लो सेल को लेकर उसका मजाक उड़ाता है। गुस्से में जू सियोंग उसकी टाई को टाइट कर देती है जिस कारण ताइजू की तो हालत खराब हो गई थी। तभी कुछ औरतें आकर डिनर के लिए सबको आवाज लगाती है। जू सियोंग अपने भाई से कहती है इनके सामने तो हम मामूली ठेले वाले हैं। फिर वो लोग पैलेस में जाते हैं जहाँ पर रानी और एक छोटा बच्चा बैठा है जो कि अपना मुकुट तक नहीं संभाल पा रहा। रानी देखती है कि एक सीट अभी भी खाली है। ताइजू अपनी बहन से पूछता है इतना सन्नाटा क्यों है, प्रोग्राम स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे ये लोग। जू सियोंग बताती है क्योंकि अब तक ग्रैंड प्रिंस नहीं आए हैं। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। प्रिंस के स्वागत में सब लोग खड़े होकर अपने सर झुकाते हैं। उसे देखकर छोटा राजकुमार भी खुश हो जाता है। प्रिंस देरी से आने के लिए अपनी मॉम से माफी मांगता है। रानी उसे शिकार वाले कपड़े पहनकर आने के लिए डांट लगाती है। प्रिंस कहता है हम झगड़ा बाद में कर लेंगे, सब लोग वेट कर रहे हैं तो पहले पार्टी मना लें। इतना कहकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इधर पूरा शहर छोटे राजकुमार का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। न्यूज में भी बस बर्थडे के ही चर्चे चल रहे हैं। शाही परिवार में बर्थडे के दिन विश लिखने की परंपरा होती है। छोटा राजकुमार विश लिखता है जिसे महल की दीवार पर लटका दिया जाता है। फिर प्रिंस आकर उसे जला देता है। प्रोग्राम एंड होने के बाद प्रिंस अपने राइट हैंड जियोंग वू से बातें कर रहा होता है। वो बताता है कि महारानी उस पर शादी करने के लिए प्रेशर डाल रही है, साथ ही उस पर अगला राजा बनने का प्रेशर भी है। दरअसल प्रिंस राजा के भाई का बेटा है। अब उनके वंश का सबसे बड़ा लड़का वो ही है, इसीलिए उसे ही राजा की गद्दी मिलेगी। प्रिंस की शादी के बाद उस पर महल के बाहर जाने पर रोक लग जाएगी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसे फ्री रहना और शिकार करना पसंद है। जियोंगवू कहता है तो आप चाहते हैं कि मैं शादी रुकवाऊं? प्रिंस कहता है कि रॉयल फैमिली का रूल है कि शादी के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए, तो तुम्हें बस उन्हें रोकना है। इधर जू सियोंग फोन का नेटवर्क ढूंढ रही थी। तभी प्रिंस वहां जाता है। ये दोनों स्कूल के बाद पहली बार मिल रहे थे। प्रिंस उससे नाम और पोजीशन पूछता है। जू सियोंग बताती है कि वो रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं है। प्रिंस कहता है तो फिर तुम महल में कैसे घुसी? तुम्हें पता नहीं पब्लिक का रॉयल गार्डन में आना मना है? जू सियोंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है। प्रिंस कहता है मैं 3 तक गिनूंगा, तब तक मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाना। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो गिनती स्टार्ट करता है। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। जू सियोंग पूछती है ये क्या हुआ? प्रिंस उससे वहीं रुकने को बोलकर कुछ सिचुएशन देखने चला जाता है। प्रिंस देखता है कि महल में आग लगी है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। तभी उसे पास्ट के विजन याद आने लगते हैं। किंग की मौत आग लगने की वजह से हुई थी। कुछ देर में रानी भी वहां पहुंच जाती है। वो गुस्से में प्रिंस को थप्पड़ मारती है। यह देखकर जू सियोंग शॉक हो जाती है। महारानी ने इस हादसे के लिए प्रिंस को दोषी ठहराया था। तभी छोटा राजकुमार रोने लगता है और महारानी उसे संभालने चली जाती है। इधर जू सियोंग उतरा मुंह लेकर बाहर आती है। सेक्रेटरी के पूछने पर वो बताती है कि महल में आग लग गई थी। सेक्रेटरी पूछती है प्रिंस तो ठीक है ना? जू सियोंग कहती है डू तुम्हें अपनी बॉस से ज्यादा उस प्रिंस की टेंशन है? किसकी सेक्रेटरी हो तुम? इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल
निकल जाती है। रास्ते में डू पूछती है क्या प्रिंस ने स्कूल टाइम में तुम्हें बुली किया था? तुम्हारा चेहरा देखकर तो यही लग रहा है। जू सियोंग उसे एक किस्सा सुनाती है। वो एक रात को चोरी चुपके से प्लेग्राउंड में एंटर होती है, फिर वहाँ पर तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने लगती है। कुछ देर में उसके तीर खत्म हो जाते हैं, तभी अचानक प्लेग्राउंड की लाइट्स ऑन हो जाती है और वहाँ पर प्रिंस की एंट्री होती है। उसे देखते ही जू सियोंग भागने की कोशिश करती है। प्रिंस कहता है भागने से कुछ नहीं होगा, गलती की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जू सियोंग कहती है उसे तीरंदाजी कंपटीशन जीतने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रिंस जवाब में कहता है पर यहाँ पर तो 11 बजे के बाद आना मना है, तुम्हें रूल्स नहीं पता क्या? मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। जू सियोंग कहती है रूल्स तो तुमने भी तोड़े हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी प्रिंस उसे अप्रूवल सर्टिफिकेट दिखाता है, उसके पास यहाँ आने की परमिशन है। जू सियोंग पूछती है ये तुम्हें कैसे मिला? मतलब तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, ये तो चीटिंग हुई ना। इस हिसाब से मैंने चाबियां चुरा कर कुछ भी गलत नहीं किया है, हम दोनों सेम पेज पर हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। प्रिंस उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस था। कहानी बताते हुए वो लोग घर पहुँच जाते हैं। अगले दिन महारानी प्रिंस से अपनी गलती के लिए माफी मांगने आती है। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। प्रिंस भी उसे माफ कर देता है, लेकिन महारानी उसके सामने ड्रामा कर रही थी। वो अपने बेटे छोटे राजकुमार को राजा बनाना चाहती है और प्रिंस भी ये बात जानता है। महारानी कहती है अगर तुम राजा के लिए वफादारी साबित करना चाहते हो तो मैं जिससे बोलूं उस लड़की से शादी कर लो। उनकी बातों में आकर प्रिंस हाँ कह देता है। इधर जू सियोंग के पिता उसकी शादी की बात करते हैं, जिसके लिए वो साफ मना कर देती है। कुछ देर में ताईजू और उसकी पत्नी भी वहाँ चले आते हैं। अब जाकर जू सियोंग को समझ आता है कि यह उन दोनों का प्लान था। वो डेड के कान भरकर उसकी शादी किसी लल्लू से करवाना चाहते हैं ताकि ताईजू बिजनेस में आगे बढ़ सके। जू सियोंग का भाई उसे ताने मारता है कि वो नाजायज औलाद है, उसे पिता की बात माननी ही होगी। जू सियोंग साफ तौर पर कह देती है कि वो लोग उसकी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। अगर उन्होंने जू सियोंग के रास्ते में टांग अड़ाई तो वो उन्हें बर्बाद कर देगी। अगले दिन वो ऑफिस कर्मचारियों को डांट कर उन पर सारा गुस्सा निकाल देती है। इधर प्रिंस जब महल से बाहर जा रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात लॉर्ड सुंगवॉन से होती है। उनके पूछने पर प्रिंस बताता है कि वो महल के ड्रामे से तंग आ चुका है, इसीलिए कुछ दिन रेस्ट करने जा रहा है। इधर जू सियोंग शादी के लिए लड़कों की प्रोफाइल देख रही है, पर उसे एक भी पसंद नहीं आता। वो डू से कहती है जिनके पास पैसे हैं वो सुंदर नहीं है और सुंदर लड़कों के पास पैसे नहीं है, समझ नहीं आ रहा किससे शादी करूं। डू कहती है तुम्हारे लिए तो कोई शाही परिवार वाला ही ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर जू सियोंग चिढ़ जाती है। उसे बचपन से ही उन लोगों ने bully किया था और अब वो उनसे नफरत करती है। वो कहती है तुम कोई ऐसा लड़का नहीं ढूंढ सकती जो दिखने में हैंडसम हो और उसके पास खूब सारे रुपए हो और वो मेरी रेस्पेक्ट भी करे। ये सब बोलते हुए उसे किसी की याद आती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इधर जियोंग वो प्रिंस को न्यूज दिखाता है। चारों ओर उसके पार्टी में शिकार वाले कपड़े पहनकर आने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जू सियोंग भी यही न्यूज देख रही है। डू पूछती है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जू सियोंग कहती है उसे प्रिंस पसंद आया। ये सुनकर वो बेचारी सोच में पड़ जाती है। डू कहती है क्या तुमने शराब पी है? वो जवाब में कहती है नहीं तो। डू कहती है तो फिर तुम प्रिंस से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? जू सियोंग कहती है एक बार तुम ही सोच कर देखो, मेरी जैसी सुंदर, अकलमंद और पैसे वाली लड़की उसे मिल सकती है क्या? हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। डू कहती है तुमने ये बात किसी और को तो नहीं बताई? जू सियोंग कहती है अब तक तो सिर्फ तुम्हें पता है, पर मैं शादी के लिए रॉयल ऑडिशन में भाग लूंगी। वही दूसरी ओर प्रिंस बुक पढ़ रहा है, तभी जियोंगबू एक गुलदस्ता लेकर आता है और वो प्रिंस को रॉयल ऑडिशन के बारे में बताता है। साथ ही वो उसे जू सियोंग के हिस्सा लेने की बात भी बता देता है, जिससे एक पल के लिए तो प्रिंस भी सोच में पड़ जाता है। वो जू सियोंग की रिक्वेस्ट कैंसिल करवा देता है और ये जानकर उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। डू कहती है अपना दिल छोटा मत करो, वो ऐसे ही किसी एरे गेरे लोगों का ऑडिशन थोड़ी ना लेंगे। जू सियोंग कहती है मुझ में क्या कमी है। डू से समझाती है कि वो राजा बनने वाला है और जू सियोंग ने तो ऑडिशन के लिए कोई रीजन ही नहीं लिखा था। जू सियोंग कहती है तुम ही बताओ मैं उससे शादी करने के लिए क्या करूं। डू कहती है पहले तो तुम धीरे बोलो, किसी और ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी क्राइम में मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। तभी जू सियोंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले सीन में जियोंगबू को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस के लिए खाना लेकर आया था। वो बताता है कि जू सियोंग ने नाम बदलकर दोबारा रिक्वेस्ट भेजी है। प्रिंस उसे रिक्वेस्ट कैंसिल करने का हुक्म देता है। ये देखकर जू सियोंग गुस्से से लाल हो जाती है। वो कहती है प्रिंस है तो क्या हुआ, उसे मेरी रिक्वेस्ट कैंसिल करने का कोई हक नहीं है, अब तो मैं उससे शादी करके ही रहूंगी। फिर वो दोबारा रिक्वेस्ट भेजने बैठ जाती है, लेकिन इस बार वो रीजन भी लिखती है। वो बार बार रिक्वेस्ट भेजती रहती है और प्रिंस उसे बिना देखे ही रिजेक्ट करते जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और रात से दिन। जू सियोंग लगातार रिक्वेस्ट भेजती रहती है और प्रिंस रिजेक्ट
चेक करते जाता है। अब जू सियोंग के सब्र का बांध टूट चुका है। उसे स्कूल और महल वाला सीन याद आता है, जिसके बाद वो आखिरी कोशिश करती है। जियोंग वो प्रिंस को बताता है कि उसने 5 बार और रिक्वेस्ट की है, लेकिन उसने रीजन में लिखा है कि वो आपकी स्टूडेंट बनकर सीखना चाहती है। दोबारा से रिक्वेस्ट कैंसिल कर दो ना। यह सुनकर प्रिंस मुस्कुराने लगता है और कहता है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। जियोंग वो शॉक हो जाता है। मैसेज देखकर जू सियोंग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जिसके बाद वो तैयार होकर महल जाती है। इधर दासी महारानी को जू सियोंग के बारे में खबर देती है। महारानी कहती है जहाँ तक मुझे पता है वो अपने घर वालों पर बोझ है, क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? दासी जवाब में कहती है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर जियोंग वो से प्रिंस से मिलवाने ले जाता है। जू सियोंग पर्स में से एक लिफाफा निकालती है और प्रिंस को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। उसकी बातें सुनकर प्रिंस स्कूल की यादों में खो जाता है। स्कूल में तीरंदाजी कंपटीशन चल रहा है, जिसमें 4 टीमों ने भाग लिया था और उन सब में जू सियोंग ये अकेली लड़की है। प्रिंस की टीम में से एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है और ये देखकर प्रिंस खुद को रोक नहीं पाता। वो उसे डांटकर चुप करवा देता है, जिसके बाद मुकाबला शुरू होता है। सारे खिलाड़ी बारी बारी से निशाना लगाते हैं। किंग और प्रिंसिपल मिलकर इस मुकाबले को जज करेंगे। अब जू सियोंग और प्रिंस की बारी आती है। पहले जू सियोंग निशाना लगाती है और उसे 9 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद प्रिंस निशाना लगाता है और उसे पूरे 10 पॉइंट मिलते हैं। प्रिंसिपल खुश है क्योंकि प्रिंस की टीम 1 नंबर पर चल रही थी, लेकिन राजा कहते हैं गेम कभी भी पलट सकता है। जू सियोंग की टीम बस 1 पॉइंट ही पीछे चल रही है। फिर दूसरा राउंड स्टार्ट होता है और जू सियोंग निशाना लगाने आती है, पर उसे दोबारा से 9 पॉइंट मिलते हैं। जिसके बाद प्रिंस निशाना लगाता है और कहानी दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। जू सियोंग उसे बार बार शादी के लिए पूछ रही है। प्रिंस कहता है पिछले 2 दिनों में मेरे पास खूब सारे प्रपोजल आए हैं, तो बताओ तुम में बाकी लड़कियों से क्या खास बात है? जू सियोंग कहती है मैं अमीर हूँ। ये सुनकर प्रिंस जोर जोर से हंसने लगता है और जवाब में कहता है मुझसे ज्यादा, कुछ और बताओ। फिर जू सियोंग अपनी तारीफ करना शुरू कर देती है। वो कहती है मैं दिखने में सुंदर हूँ, अक्सर न्यूज वाले मेरे पीछे घूमते हैं, तो तुम्हें फ्री में पब्लिसिटी मिल जाएगी। अच्छी बिजनेस वुमन हूँ और इन सब के साथ इंटेलिजेंट भी हूँ। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, तो तुम्हें जब भी मुझसे छुटकारा चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। प्रिंस कहता है बस इतना ही? उनकी बातें महारानी की दासी चुपकर सुन रही थी, पर जियोंग वो उसे पकड़ लेता है। उसके सवाल जवाब करने पर वो कहती है मैं तो बस चाय देने आई थी। इधर प्रिंस जू सियोंग के प्रपोजल को ठुकरा देता है। उसके पूछने पर प्रिंस कहता है कि उसे रुपए पैसे या ब्यूटी इनमें से कुछ नहीं चाहिए, उसे तो एक ही चीज की नीड है। जू सियोंग पूछती है क्या है वो चीज? प्रिंस कहता है मैं तुम्हें बता दूंगा तो भी तुम मुझे नहीं दे पाओगी। जू सियोंग कहती है बातें उलझाना बंद करो और जवाब दो। प्रिंस जवाब में कहता है प्यार। जू सियोंग घर आकर नाचना शुरू कर देती है। डू के पूछने पर वो बताती है कि प्रिंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। डू कहती है तो तुम नाच क्यों रही हो? दूसरा कैंडिडेट ढूंढना शुरू कर दो। और जू सियोंग तो जिद पकड़ कर बैठी है, उसे तो बस प्रिंस से ही शादी करनी है। डू कहती है क्या ये पॉसिबल है? जू सियोंग कहती है सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। जू सियोंग ने बड़ी बड़ी बातें करके उसके दिमाग में तो अपनी जगह बना ली है, अब बस उसके दिल में जगह बनाना बाकी है। इधर जब महारानी को जू सियोंग के रिजेक्शन की बात पता चलती है तो वो उसे अपना फाइनल कैंडिडेट चुन लेती है। वहीं दूसरी ओर जू सियोंग पीआर मैनेजर से मिलती है और उनसे सीक्रेट फेवर मांगती है। थोड़ी रिसर्च करने के बाद मैनेजर एक पेन ड्राइव तैयार करके डू को सौंप देता है। इसमें प्रिंस के पूरे दिन की दिनचर्या थी। अगले दिन प्रिंस घुड़सवारी करने जाता है और जू सियोंग भी अपना घोड़ा लेकर वहाँ पहुँच जाती है। उसका ये रूप देखकर तो प्रिंस भी सरप्राइज हो जाता है। फिर वो खाना खाने जाता है और जू सियोंग वहाँ भी पहुँच जाती है। प्रिंस कहता है तुम मेरा पीछा कर रही हो? जू सियोंग जवाब में कहती है तुम्ही ने तो प्यार की डिमांड की थी और प्यार में तो लोग पागल होते हैं ना, पीछा करूंगी तभी तो तुम्हारी केयर कर पाऊंगी। उसकी बातें सुनकर प्रिंस मुस्कुरा देता है। वो गाड़ी लेकर कहीं जा रहा होता है और जैसे ही रेड लाइट पर रुकता है तो जू सियोंग वहाँ पहुँच जाती है। वो पब्लिक के सामने उसे प्रपोज करती है। इसके बाद प्रिंस चोरी चुपके से मूवी देखने जाता है, पर जू सियोंग तो पहले से वहाँ बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती है तुम मूवी देखो और मैं तुम्हें देखूंगी। प्रिंस तंग आकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो जॉगिंग पर जाता है और जू सियोंग भी उसके पीछे चली आती है। प्रिंस तेज दौड़कर उससे पीछा छुड़वाता है। फिर जू सियोंग ऑफिस जाती है, तभी उसके पास भाई की वाइफ का कॉल आता है और वो बताती है कि डैड ने उसके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है। जू सियोंग ना कह के कॉल काट देती है। तभी उसके पास मैसेज आता है कि अगर वो डेट पर नहीं गई तो डेड कैसल ब्यूटी को बंद कर देंगे। लड़के का नाम किम योन जुन है जो कि प्रिंस की आर्ट गैलरी संभालता है। जू सियोंग को मजबूरन उससे मिलने जाना पड़ता है। वो उसे मिलते ही कहती है जरूर तुम पैसों के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे मिलेंगे, तुम्हें बस मेरा पालतू बनकर रहना होगा। उनकी बातें चल ही रही होती है तभी जियोंग वो वहाँ पहुँच जाता है। मुलाकात खत्म होने के बाद किम योन खुद ही
शादी के लिए ना कह देता है। इधर जियोंगवू प्रिंस को बताता है कि आपके मना करते ही उस लड़के ने नया हस्बैंड ढूंढना शुरू कर दिया है। आज ही मैंने उसे एक हैंडसम लड़के के साथ देखा था। की बातें सुनकर प्रिंस को जलन होती है और वो गुस्सा निकालने के लिए जियोंगवू की एक्सरसाइज करवा देता है। जियोंगवू बताता है कि उसने थोड़ी बहुत तहकीकात की है। उसे जू सियोंग पर शक था कि अचानक उसने आपको प्रपोज क्यों किया। मैंने पता लगाया उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है सिवाय उसकी असिस्टेंट के। वो बहुत नक्चड़ी लड़की है। मैंने सुना है वो अक्सर स्कूल के बच्चों को पीटा करती थी और उसने आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी। ये सुनकर प्रिंस हंसने लगता है। इधर महारानी को दिखाया जाता है जो कि बैठकर पास्ट को याद कर रही थी। किंग ने राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया था और रानी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने महल में आग लगा दी जिस कारण राजा की मौत हो गई। किसी को भी रानी का सच नहीं पता। प्रिंस उनके सामने कसम खाता है कि वो रानी के बेटे को राजा बनाएगा। अगली सुबह रानी छोटे राजकुमार को तैयार करती है क्योंकि आज वो अपना पहला रॉयल इवेंट अटेंड करने वाला है। रानी के पूछने पर दासी बताती है कि प्रिंस 4 दिन बाद महल लौटेंगे। इधर जियोंगवू प्रिंस को समझा रहा है कि उसे छोटे राजकुमार का हौसला बढ़ाने के लिए जाना चाहिए। आगे जू सियोंग को दिखाया जाता है, वो भी इस इवेंट में शामिल हुई है। गेट पर उनकी चेकिंग होती है। जू सियोंग खुद से कहती है प्रिंस की वाइफ को ऐसे ट्रीट किया जाता है क्या। डू उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती है, नहीं तो वो लोग बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। छोटा राजकुमार इस इवेंट को लेकर बहुत नर्वस है। वो टीम से पूछता है कि क्या हम इस इवेंट को फिर कभी नहीं कर सकते। तभी प्रिंस वहाँ पहुँच जाता है। सिक्योरिटी वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। प्रिंस कहता है फिलहाल तो यहाँ का राजा मैं हूँ, तो मुझे रोकने का अंजाम तो तुम लोग जानते ही होगे। ये सुनते ही सब लोग पीछे हट जाते हैं। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। प्रिंस के पास छोटे राजकुमार का कॉल आया था। वो रोते हुए उससे मदद मांगता है, इसी कारण प्रिंस यहाँ पर आया है। उसे देखकर छोटे राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसके बाद इवेंट शुरू होता है और दोनों राजकुमार स्टेज पर एंट्री लेते हैं। एंकर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जू सियोंग का नाम अनाउंस करता है और छोटे राजकुमार के हाथों उसे अवार्ड दिया जाता है। प्रिंस उसे कांग्रेचुलेट करता है। जू सियोंग कहती है क्या मैं अवार्ड के बदले कुछ और मांग सकती हूँ। प्रिंस समझ जाता है कि वो शादी की बात करेगी, इसलिए वो उसे टाल देता है। इधर प्राइम मिनिस्टर जियोंग न्यूज में ये सब कुछ देखता है और जू सियोंग से मिलने दौड़ा चला जाता है। ये सब लोग एक साथ पढ़ा करते थे। वो उसे बधाई देता है और खाने के लिए पूछता है, जिसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। जियोंग कहता है तुम्हें पढ़ाई और आर्ट के अलावा एक और चीज पसंद थी ना। वो जवाब में कहती है तीरंदाजी। जिसके बाद जियोंग स्कूल टाइम के सपनों में खो जाता है। जू सियोंग उसे तीरंदाजी करना सिखा रही है और जियोंग उसे स्कूल टाइम से ही लाइक करता था। आगे दिखाया जाता है कि जियोंगवू प्रिंस के लिए मेडिसिन लेने जाता है। जियोंगवू से समझाता है कि हमें रॉयल हॉस्पिटल चलना चाहिए, पर प्रिंस मना कर देता है क्योंकि वो हॉस्पिटल रानी के भाई का है। प्रिंस टेबलेट लेकर होटल रूम में ही सो जाता है। इधर जू सियोंग इवेंट वाली फोटोज पर लाइक्स और कमेंट्स देखकर खुशी से नाच रही है। तभी उसकी मुलाकात जियोंगवू से होती है। प्रिंस की तबीयत के बारे में पता चलने पर वो उससे मिलने आती है। डॉक्टर बताता है कि वो कुछ दिनों से सोया नहीं है, जिस कारण उसका सर दर्द हो रहा है। जियोंगवू कहता है कि उसे इंसोम्निया है, तो अक्सर ऐसा होता रहता है। डॉक्टर बताता है कि उसने नींद की दवा दी है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जियोंगसू ने डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया था। वो कहती है किसी को भी प्रिंस के बारे में मत बताना और रिकॉर्ड के लिए आप मेरा नाम दर्ज कर लेना कि आप मुझे चेक करने आए थे। वहीं दूसरी ओर रानी को दिखाया जाता है जो कि राजकुमार को डांट लगा रही है क्योंकि उसने पहले इवेंट में प्रिंस की मदद जो ली थी। उसे लग रहा है कि राजकुमार भी राजा की तरह डरपोक है। अगर वो अकेले इवेंट में नहीं जा सकता तो राजगद्दी कैसे संभालेगा। वो दासी को प्रिंस की लोकेशन पता लगाने का आदेश देती है। इधर जू सियोंग ने खाना ऑर्डर किया है। जियोंगवू कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तुमने डॉक्टर को बुलाकर मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। जू सियोंग कहती है तुम लोग महल क्यों नहीं गए, वहाँ तो प्रिंस का ख्याल रखने के लिए कितने लोग हैं। जियोंगवू कहता है वहाँ जाते ही मीडिया वाले पीछे पड़ जाते और चारों ओर न्यूज फैल जाती कि प्रिंस बीमार है, जो कि हम लोग कभी नहीं चाहते। उनकी बातें चल ही रही होती है तभी जियोंगवू का फोन रिंग होता है। वो जू सियोंग से कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि राजमाता आ रही है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में छुपा देता है। थोड़ी देर बाद रानी की एंट्री होती है। जियोंगवू तो उन्हें गेट से ही वापस भेजने की कोशिश करता है पर वो जबरदस्ती अंदर घुसाती है। जब तक रानी रूम में पहुंचती है तब तक प्रिंस जग चुका था। वो कहता है जू सियोंग इनसे कह दो कि मैंने अभी शाही कपड़े नहीं पहने हैं। यह सुनकर वो गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है। रानी की नजर हॉल में रखे खाने और लड़की के पर्स पर पड़ती है। वो दोबारा रूम में जाती है तो प्रिंस जू सियोंग से बातें कर रहा था। रानी कहती है जियोंगवू से बता दो कि मेरे सवालों का जवाब देने के लिए रेडी रहे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जू सियोंग के पास डू का कॉल आता है। वो कहती है तुम जहाँ भी हो वहीं रहना, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। इधर शहर में सब जगह
प्रिंस और जू सियोंग के डेटिंग की खबरें फैल चुकी है। ये खबर देखकर तो उसके भाई के भी होश उड़ जाते हैं, पर जू सियोंग बहुत खुश है, वो यही चाहती थी। डू दिखाती है कि उसके पास बार बार रिपोर्टर्स के कॉल आ रहे हैं, तुम्हें बताओ मैं उनके सवालों के क्या जवाब दूं? वैसे तुमने डॉक्टर को क्यों बुलाया था? जू सियोंग सरप्राइज होकर कहती है उन लोगों ने यह भी पता लगा लिया। डू कहती है लोग तो खबरें बना रहे हैं कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है, फिर हंसना शुरू कर देती है। इधर खबर देखकर राजमाता को भी झटका लगता है, पर उनके दिमाग में तो कोई अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वहीं दूसरी ओर प्रिंस होटल से घर जाने के लिए रेडी है। जियोंगू कहता है हमें सीधे महल जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पहुँच चुके हैं। प्रिंस कहता है चुपचाप घर चलो और जू सियोंग को मिलने बुलाओ। प्रिंस के आदेश पर जियोंगू उसे लेकर आता है, जिसके बाद दोनों अकेले में मिलते हैं। प्रिंस कहता है तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जू सियोंग जवाब में कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। प्रिंस उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से लोग जू सियोंग पर उंगलियां उठा रहे थे। प्रिंस कहता है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जू सियोंग कहती है तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। फिर वो एक लाल कपड़े को खोलती है और कहती है याद है ये मुझे तब मिला था जब मैंने तुम्हें तीरंदाजी प्रतियोगिता में हराया था। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। प्रिंस ने जानबूझकर गलत निशाना लगाया था ताकि जू सियोंग की टीम जीत सके, और ये बात वो भी अच्छे से जानती है। जू सियोंग कहती है हम दो भाई बहन हैं, मैं हर तरीके से अपने भाई से अच्छी हूँ, चाहे पढ़ाई में देख लो या बिजनेस में, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा इज्जत मिलती है। इसकी वजह यह नहीं है कि वो लड़का है और मैं लड़की, उसने राजसी परिवार की लड़की से शादी की है, इस कारण उसे ज्यादा इज्जत और पावर मिलती है। तो बताओ क्या तुम उससे शादी करोगे? उसकी बातें सुनकर प्रिंस कुछ देर सोचता है और फिर शादी के लिए हाँ कह देता है। एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।